स्टार्ट। कांग्रेस में एक बार फिर जान लौटने लगी है। पिछले आम चुनाव के बाद जब अचानक राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तब से पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम करती आ रही हैं। इसके चलते कांग्रेस के कई नेता लंबे समय से असंतुष्ट चल रहे थे। 23 नेताओं ने अपना एक समूह ही बना लिया। कई नेता समय समय पर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे। उनकी मांग पर ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। असंतुष्ट नेताओं ने भी शिरकत की। उसमें पहले तो सोनिया गांधी ने असंतुष्ट नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाया। फिर स्पष्ट कर दिया कि बेशक वे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करती हैं, पर वे पूर्णकालिक अध्यक्ष की तरह काम करती हैं। फिर तय हुआ कि 1 साल तक पार्टी अध्यक्ष को लेकर विचार विमर्श चलेगा और फिर अगले साल अक्टूबर में अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसे एक अच्छी लोकतांत्रिक पहल कहा जा सकता है। इस पर सारे वरिष्ठ नेता सहमत हुए और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे अध्यक्ष के फैसलों का पालन करेंगे। राजनीतिक और अंदरूनी संकटों के दौर से गुजर रही कांग्रेस में फिर से एकजुट होने पर बल जरूर केंद्र सरकार को लेकर लोगों के असंतोष से मिल होगा। पैरा, मगर सवाल है कि कांग्रेस में लोकतांत्रिकता कितनी और कब तक बनी रहेगी। वह अब तक इस आरोप से मुक्त नहीं हो पाई है कि पार्टी की कमान एक ही परिवार के हाथों में सिमट कर रह गई है। इस आरोप से वह तभी मुक्त हो पाएगी जब अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का कोई चुना जाता है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अपना दम दिखाना है। उत्तर प्रदेश में राहुल और प्रियंका गांधी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, मगर पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता कहीं जमीन पर उतरते नजर नहीं आ रहे। वे कमरों के भीतर बैठकर सैद्धांतिक बातें तो खूब करते हैं, पर जमीन पर उनका जनाधार नजर नहीं आता। कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती भाजपा से है। भाजपा चुनावी राजनीति के मामले में कांग्रेस से बहुत अधिक ताकतवर साबित होती रही है। उसके छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक पूरी ताकत और रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस के लिए उससे मुकाबला कर पाना आसान नहीं लगता। सोनिया गांधी ने बेशक पार्टी में लोकतांत्रिक पर बल दिया है, मगर उसके लिए कमरे से बाहर निकलकर मैदान में उतरने वाले कार्यकर्ता तैयार करना बड़ी चुनौती है। पैरा, आज हकीकत यह है कि लोकतांत्रिकता की बात हर राजनीतिक दल करता है, पर वास्तव में यह किसी दल में नहीं रह गया है। सपा, बसपा, लोकदल, बीजू लोकदल, यहाँ तक कि भाजपा में भी लोकतांत्रिकता नहीं दिखाई देती। सारे फैसले शीर्ष नेतृत्व के 1-2 लोग ही करते देखे जाते हैं। कांग्रेस में भी अभी तक ऐसा ही होता आया है। बल्कि कांग्रेस की स्थिति तो यह है कि गांधी परिवार से अलग वह अपना नेता बाहर से किसी को चुन नहीं पाती। ऐसे में जब फैसले 1-2 लोगों के हाथों में सिमट कर रह जाएंगे और पार्टी के बाकी नेता और कार्यकर्ता सिर्फ उनका पालन करने को बाध्य होंगे, तो फिर कहाँ तक लोकतांत्रिकता बची रह जाएगी। जब तक
कांग्रेस खुद को सिरे से नवीकृत नहीं करेगी, उसमें लोकतांत्रिकता का अभाव बना ही रहेगा। पैरा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ता वायु प्रदूषण फिर से गंभीर चिंता का विषय बन गया है। हर साल की तरह इस बार भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। इसका सीधा असर दिल्ली की हवा पर पड़ रहा है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार कम पराली जलाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से हवा खराब हुई है उसे देखते हुए पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी से खराब श्रेणी में आ गया है। अगर पराली का धुआं इस तरह आता रहा तो कुछ ही दिनों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच जाने से कोई नहीं रोक पाएगा और राजधानी सहित आसपास के इलाकों में स्थिति वैसी ही गंभीर हो जाएगी जैसी हर साल होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार राज्यों में पराली जलाने के 407 मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें से आधे से ज़्यादा यानी 229 मामले अकेले पंजाब से हैं। पैरा, हालांकि प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार काफ़ी सतर्क है। इसके लिए उसने पहले ही हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों को ऐसे उपाय करने के बारे में लिखा भी था जिससे पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम लगे, मगर लगता नहीं कि सरकारें इसे लेकर गंभीर हैं। पराली जलाने के मुद्दे पर अगर राज्य सरकारें थोड़ी बहुत हरकत में आई भी है तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के कारण ही हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य पिछले कई सालों में ऐसे ठोस कदम उठा पाने में नाकाम रहे हैं जिससे किसानों को पराली जलाने से रोका जा सके। पराली को खेत में ही नष्ट करने के लिए डीकम्पोजर जैसे रसायन तक किसानों को मुहैया नहीं करवाए जा सके हैं। ऐसे किसान के पास पराली को जलाने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। पराली जलाने पर जुर्माना लगाना समस्या का समाधान नहीं है, बजाय इसके उन्हें वे विकल्प मुहैया करवाए जाने की ज़रूरत है जिससे उन्हें पराली जलाने को मजबूर ही न होना पड़े। पैरा, दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भवन निर्माण संबंधी गतिविधियों से उड़ने वाली धूल भी हवा को खराब करने का बड़ा कारण बनती रही है। सरकारें चाहे कितनी ही सख्त नियम क्यों न बना लें, उन पर अमल किसी चुनौती से कम नहीं है। निर्माण संबंधी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए दिल्ली सरकार के धूल निरोधी अभियान भी छेड़ रखा है। जांच दल निर्माण स्थलों का दौरा कर रहे हैं और धूल उड़ाने वालों के खिलाफ जुर्माना भी लगा रहे हैं, लेकिन समस्या नियमों का पालन करने में लोगों की ओर से बरती जा रही है उदासीनता की है। इसी तरह पुराने वाहन भी वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। दिल्ली में ही ऐसे वाहनों की तादाद लाखों में है। ऐसे वाहनों के पंजीकरण रद्द कर दिए जाने के बाद भी ये सड़कों पर दौड़ रहे हैं।
सरकार के सामने बड़ी और व्यावहारिक दिक्कत यह है कि इतने वाहनों को जब्त कैसे करें और कहां जमा करें। प्रदूषण से निपटने में अगर जनता ही मददगार नहीं बनेगी तो अकेले सरकार क्या कर पाएगी। इस समस्या से निजात पाना है तो सरकार के साथ जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी और निभानी होगी।